नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसमें हमारा तीसरा अध्याय चल रहा था, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बारे में हमने शुरू कर दिया था, बहुत सी बातें पढ़ ली थी। इनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इनके बारे में पता कर लिया था। इनकी अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं, अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, क्षारक के साथ में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अब जानेंगे धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी, मतलब धातुओं को प्राप्त करना। क्योंकि पृथ्वी पर सारे धातु अधातु सब उपस्थित होते हैं, लेकिन इनको शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त करें वह इसमें हम जानेंगे। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण खनिज के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब जो भी पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित है उनमें तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो भी पृथ्वी के भूपट्टी पर पाए जाते हैं और जो भी तत्व या यौगिक उपस्थित है उन सबको हम मिलाकर खनिज का नाम दे देंगे। फिर आती अयस्क वे खनिज जिनमें धातु एवं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब वे खनिज इस प्रकार के खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो, मतलब अधिक मात्रा में धातु उपस्थित हो और उसे निकालना लाभकारी हो, और वह धातु हमारे लिए बहुत लाभकारी हो, उसे अयस्क कह देंगे। मतलब वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक पाई जाती हो और वह उन्हें निकालना हमारे लिए लाभकारी हो, सबके लिए लाभकारी हो, उसे अयस्क कह देंगे। और खनिज तो पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक है उन्हें खनिज कह देंगे। और उसी से हम जिनमें अधिक मात्रा में धातु हो खनिजों में और उन्हें निकालना लाभकारी हो उसे अयस्क कह देंगे। फिर आता है गेंग। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गेंग कहा जाता है। मतलब पृथ्वी से जो भी अयस्क हम निकालते हैं उनमें अशुद्धियां पाई जाती है। अशुद्धियां किस रूप में, या तो रेत होगी, उनमें मिट्टी होगी, जैसी बहुत सी अशुद्धियां पाई जाती है जिन्हें गेंग कहा जाता है। किसको गेंग कहा जाता है? अशुद्धियों को। फिर हम धातुओं को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में मुख्यतः 3 प्रकार के चरण आते हैं। पहला है अयस्कों का समृद्धिकरण। इसमें हम अयस्क एवं गेंग को अलग अलग रूप से प्राप्त करते हैं। अयस्क मतलब धातु को और गेंग को अलग अलग प्रकार से प्राप्त करते हैं इस चरण के अंदर। समृद्धिकरण मतलब खनिजों का समृद्धिकरण, जिसमें अयस्क एवं गेंग को प्राप्त करेंगे। क्योंकि सभी धातु अधातु के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्मों के आधार पर प्राप्त करते हैं, अयस्क और गेंग को प्राप्त करते हैं। इसमें भी फिर आता है धातुओं का निष्कर्षण। इसमें बहुत सी अलग अलग प्रकार के धातु होते हैं जो अलग अलग अभिक्रिया करते हैं, जिनमें हमने सक्रियता श्रेणी में भी देखा था कि कुछ धातु तो बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं और कुछ धातु तो बहुत लंबे समय तक अभिक्रिया नहीं करते हैं। जिसमें हमने कम क्रियाशील, अधिक मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील इनके बारे में पढ़ा था। उनका अलग अलग प्रकार से निष्कर्षण होता है, उनको अलग अलग प्रकार से निकाला जाता है उनकी अभिक्रिया करवाकर। तो वह हम धातुओं का निष्कर्षण में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास में धातुओं का परिष्करण। इसमें मतलब शुद्ध धातु को प्राप्त करना। इस प्रक्रिया के अंदर शुद्ध धातु को प्राप्त करना रहता है, शुद्ध धातु को प्राप्त करना। तो ये थी हमारे पास में धात्विकी के चरण, मतलब धातु को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अब एक एक चरण के बारे में हम देखेंगे। उसके पहले ये सारी बातें, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गेंग किसे कहते हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। तो अपने पास में पहली प्रक्रिया आती है अयस्कों का समृद्धिकरण। इसमें देखते हैं धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियां हटाना आवश्यक होता है। और हम जानते हैं अयस्क से अशुद्धियां हटाना
अयस्क मतलब पृथ्वी पर मौजूद धातु, जो खनिज है उनमें मौजूद उपस्थित धातु को अयस्क कहते हैं। और इस अयस्क में हम जान चुके थे कि गैंग पाए जाते हैं। गैंग का मतलब जो भी रेत मिट्टी हुई अशुद्धियां, अशुद्धियों को हटाना इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। मतलब अयस्क से गैंग को हटाना समृद्धिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और देखते हैं अयस्कों से गैंग से हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वह अयस्क एवं गैंग के भौतिक, मतलब उनके क्या भौतिक गुणधर्म हैं और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। अयस्क एवं गैंग को हटाने के लिए हमें उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम उनको हटा सके, दोनों को पृथक कर सके। इसके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है, जैसे पानी से साफ कर हटा सकते हैं, छान कर, बहुत से बहुत बड़े उनके आकार में परिवर्तन हो तो छान कर अलग कर सकते हैं, बहुत से रसायनों का उपयोग कर या चुंबक की सहायता से। चुंबक की सहायता से तो हम जानते हैं यह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो सीधा चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेगी, जो भी उसके पास में मिट्टी या रेत होगी उनको अलग कर देगी। तो इनकी भौतिक या रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम इनको अलग कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अयस्क से गैंग को हटाया जाता है। ये दो बातें याद करने वाली है, मतलब अयस्क में से गैंग, और गैंग हमारे पास में अशुद्धियां आती है और इनको भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है, भौतिक या रासायनिक, जिनमें पानी से डायरेक्ट पानी से साफ कर छान कर, रसायनों का उपयोग कर या चुंबक की सहायता से। तो ये थी हमारी पहली प्रक्रिया। अब देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो। अगला चरण आता है हमारे पास में धातुओं का निष्कर्षण, मतलब धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें हमने देखा था कि हमारे पास में धातु अलग अलग प्रकार से क्रियाशीलता आई थी धातुओं में, जिनमें हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि कुछ धातु अधिक क्रियाशील रहते हैं, कुछ धातु कम क्रियाशील रहते हैं और कुछ बिल्कुल मध्यम के रहते हैं। तो अब जानते हैं हम धातुओं के निष्कर्षण के लिए उस क्रियाशीलता के आधार पर उनका निष्कर्षण कर सकते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले आते हैं अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण के लिए हमें विद्युत अपघटन की आवश्यकता पड़ेगी। इनका निष्कर्षण, इनको निकालने के लिए, इनको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में आया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। यह हमारे पास में अधिक क्रियाशील धातु है और हम देखेंगे कि यह धातु है ना अधिक क्रियाशील है, तो किसी न किसी के साथ में अभिक्रिया कर रहते हैं, तो यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। मतलब इन धातुओं में कुछ ना कुछ अलग अशुद्धि होगी, सही, स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो इनका निष्कर्षण करने के लिए हमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं मध्यम क्रियाशील में हमारे पास में आया जिंक, आयरन, पीबी, लेड और कॉपर। यह मध्यम क्रियाशील धातु है। तो यह हमें या तो सल्फाइड के रूप में प्राप्त होंगे, इनके साथ में सल्फर जुड़ा हुआ होगा, या तो फिर ऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, और या तो फिर कार्बोनेट, कार्बन के रूप में होंगे, मतलब सल्फाइड के रूप में होंगे, या तो फिर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रह रहे होंगे, या तो फिर कार्बोनेट के साथ में होंगे के रूप में होते हैं। और इनका कार्बन के द्वारा अपचयन किया जाता है, कार्बन की सहायता से अपचयन कर मतलब यह सबसे पहले तो सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में होते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तन करना रहता है। इनमें से या तो सल्फाइड को हटाना पड़ेगा और कार्बोनेट को हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इनका ऑक्साइड में बदल देंगे, फिर कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है, फिर कार्बन की सहायता से
इस ऑक्सीजन को भी हटा देंगे, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। और फिर आती है कम क्रियाशीलता वाले धातु, जिसमें हमारे पास में मरकरी आ गया, Ag मतलब सिल्वर, ये सिल्वर का निशान है, और Au का मतलब गोल्ड। तो यह हमेशा स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, मतलब प्रकृति में भी पाए जाएंगे ना, तो स्वतंत्र रूप से मतलब शुद्ध रूप से उपस्थित होंगे। तो ये थी हमारे पास में धातुओं के निष्कर्षण। अब जानते, सबसे पहले जान लेते कम क्रियाशीलता वाले धातु किस प्रकार से पाए जाते हैं। कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, इसके उदाहरण है हमारे पास में Au गोल्ड, Ag और मरकरी और कॉपर। कॉपर को मध्यम में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर कम क्रियाशील में भी लिख सकते हैं, इस वजह से यही लिख लिया। इसमें हमारे पास में उदाहरण क्या क्या है, गोल्ड आ गया, सिल्वर, मरकरी और कॉपर। तो इनका निष्कर्षण करना बहुत ही आसान रहता है। यह बहुत अनभिक्रिय, अनभिक्रिय मतलब क्रियाशील ही नहीं होते, अनभि मतलब नहीं, क्रियाशील नहीं होते हैं। इन धातुओं की ऑक्साइड को केवल गर्म करने से प्राप्त किया जा सकता है। इनका निष्कर्षण करने के लिए हमें केवल इनको गर्म करना रहता है, जिस और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखते हैं, पहला उदाहरण आया हमारे पास में मरकरी का निष्कर्षण। तो अभिक्रिया HgS, मतलब यह इसको बोलते हैं मरकरी सल्फाइड, बोल दो मरकरी सल्फाइड या सिनबार भी बोलते हैं मरकरी सल्फाइड को। तो यह बात भी याद रखना, पूछ ली जाती है, सिनबार का सूत्र लिखो। तो मरकरी सल्फाइड HgS, जब इसको गर्म, किसी भी वस्तु को गर्म करने पर वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो ऑक्सीजन आ गया और इसको तापन किया, तापन मतलब गर्म किया। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, क्या बोलेंगे इसको, मरकरी ऑक्साइड, ऑक्साइड में बदल गया, मरकरी ऑक्साइड। केवल गर्म करने मात्र से यह ऑक्साइड में बदल गया और यह हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग निकल गई, मतलब सल्फर का विस्थापन होकर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया। तो यह इसने ऑक्सीजन ऑक्साइड बना लिया। फिर इसको और अधिक तापन करेंगे, इसका और अधिक गर्म करेंगे, तापन करेंगे मरकरी सल्फाइड को। तो हमारे पास में शुद्ध रूप से मरकरी हमें प्राप्त हो जाएगी, मरकरी धातु प्राप्त हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो ये था मरकरी का निष्कर्षण। इसी प्रकार से हम कॉपर का निष्कर्षण कर लेंगे, Cu2S, कॉपर सल्फाइड, क्या बोलेंगे इसको, कॉपर सल्फाइड। तो इसको गर्म करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म होता है, तापन करेंगे इसका। तो सबसे पहले हमारे पास में बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर अलग हो जाएगा इससे, इसका ऑक्सीकरण हो गया मतलब। फिर इसको अलग करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से फिर वापस इसको और गर्म करेंगे और यह भी मौजूद रहेगा इसी सॉल्यूशन में, इसी के विलयन में कॉपर सल्फाइड। फिर हमारे पास में कॉपर अलग आ जाएगा, कॉपर शुद्ध रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए हमें इन्हें गर्म करने की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में गर्म करने पर यह सबसे पहले तो ऑक्साइड में बदल जाएंगे, फिर इनको और गर्म करेंगे तो हमारे पास में शुद्ध रूप से धातु आ जाएगी। तो ये था हमारे पास में कम क्रियाशीलता वाले धातुओं का निष्कर्षण। आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास में मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण, मतलब जो धातु हमारे सक्रियता श्रेणी में बीच में आई थी,
यह ज्यादा अधिक भी क्रियाशील नहीं है, ना ही कम क्रियाशील है, बिल्कुल बीच की क्रियाशीलता वाली धातु है। और इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, जिंक, Fe से आयरन लोहा और Pb से लेड। यह धातु या तो सल्फाइड या तो सल्फर के साथ में उपस्थित होंगे, या फिर कार्बोनेट के रूप में कार्बन के साथ में उपस्थित होंगे। तो यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। फिर इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। इन सल्फाइड और कार्बोनेट को फिर हमें इनको ऑक्साइड में परिवर्तन करना पड़ता है इनके प्राप्त करने के लिए, और फिर ऑक्साइड से हम इनको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण। सल्फाइड से हम दो प्रक्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। पहली है भर्जन। भर्जन देखते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या किया हमने भर्जन में, मतलब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया और यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाएगी। तो देखते हैं यह क्या है, जिंक सल्फाइड 2ZNS। किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन अपने आप आ जाए। फिर यह ZNO किसमें, जिंक ऑक्साइड में बदल गया और हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग से निकल गई। तो ये तो परिवर्तित हो गया जिंक किसमें, ऑक्साइड में। फिर ये तो था हमारे पास में सल्फाइड के लिए भर्जन की प्रक्रिया। अब कार्बोनेट के लिए हमें निस्तापन की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा की हमें आवश्यकता होती है। या तो सीमित मात्रा में ले लो या बिल्कुल वायु को अनुपस्थित कर दो। फिर अधिक ताप में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या बिल्कुल अनुपस्थित, मतलब जहां उस स्थान पर वायु उपस्थिति ना हो, अनुपस्थित हो, फिर उसको गर्म करेंगे तो हमारे पास में यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देख लो, यह क्या है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। और जब इसको हम गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, तापन करेंगे, तो यह हमारे पास में जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। हमें जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करना है सबको। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल गई, कार्बन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल गई, तो यह हमारे पास में ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। फिर अब इस ऑक्साइड से हम अपचयन की प्रक्रिया द्वारा इन ऑक्सीजन को निकाल लेंगे बाहर और शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, जो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं हमने जो धातु ऑक्साइड प्राप्त की थी उसको किस प्रकार से हटाते हैं, उसका अपचयन किस प्रकार से करते हैं। अपचयन में देखते हैं ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को हम अपचयन बोल देते हैं। हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ भी लिया है कि अपचयन में ऑक्सीजन को हटाना रहता है। अपचयन के लिए हमें कुछ अपचायकों की आवश्यकता होती है। अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है, मतलब यह ऑक्सीजन को हटाने में मदद करते हैं, अपने साथ में ऑक्सीजन को ले जाते हैं। तो इसके उदाहरण हैं, जैसे हमने ले लिया कार्बन का प्रयोग कर सकते हैं हम, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रयोग कर सकते हैं, या हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हमारे पास में अपचायकों के उदाहरण हैं। तो याद रख लेना, कार्बन को कोक भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो जिसमें जिंक ऑक्साइड को जब हमने कार्बन के साथ में अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास में शुद्ध रूप से जिंक धातु प्राप्त हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग निकल गई। तो यह जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। तो इस प्रकार से हम धातु ऑक्साइड का अपचयन कर धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास में
अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मतलब जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर ही ऊपर आई थी, जो अधिक क्रियाशील धातु है। इसका उदाहरण है हमारे पास में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। क्या क्या? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। तो इन यह धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इनका अपचयन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर मान लो किसी को हम इनके साथ में अपचयन की क्रिया करेंगे तो यह अपचायक के साथ ही अभिक्रिया कर लेंगे। तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता है। तो इन धातुओं को विद्युत अपघटन, विद्युत की सहायता से इनका अपघटन किया जा सकता है और इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। पहले भी बताया था कि अधिक क्रियाशील धातुओं को प्राप्त करने के लिए हमें विद्युत का अपघटन करना पड़ेगा। वैसे ही हमने ले लिया NaCl का उदाहरण। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। यह हमारे पास में नमक है और नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? या तो खारी झीलों से, खारी झील अपने राजस्थान में बहुत सी है, या तो फिर समुद्र से। तो आखिर उससे सोडियम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? इसके लिए हमें इनका विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होगा। हम जानते हैं सोडियम या एक सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड, जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो यह दो हिस्सों में टूट जाता है, Na+ और Cl-। मतलब सोडियम के साथ में तो यह अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को और अलग हो जाता है। तो वैसे ही देखते हैं, विद्युत अपघटन करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे पास में दो रोड आएगी, एक तो कैथोड आएगी और दूसरी एनोड। और कैथोड पर हम जानते हैं कि हमारे पास में यह नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट रहती है स्विच में, बैटरी में। यह क्या है? बैटरी का निशान है। और यह एनोड पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट रहती है। तो हम देखेंगे जैसे इसमें विद्युत की सप्लाई करेंगे, इसमें करंट देंगे, विद्युत देंगे इसको, बट फिर जैसे ही सोडियम तो है ना कैथोड की तरफ आकर्षित होगा और हमें सोडियम की आवश्यकता है, यह एक प्रकार धातु है, और क्लोरीन गैस एनोड की तरफ प्राप्त होगी। और यह पूरा इस NaCl का जलीय विलयन है। तो इसमें से सोडियम तो हमें कैथोड पर प्राप्त हो जाएगी और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम सोडियम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? हमें धातु प्राप्त होगी सोडियम की, और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। यह हमने पहले भी पढ़ा था, आप याद करना कहाँ पढ़ा था। तो ये थी अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब आज की क्लास तो हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम धातुओं का परिष्करण देखेंगे कि उसमें शुद्ध धातु किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। और धातुओं का परिष्करण करने के बाद में हमारे पास में एक और टॉपिक बच जाता है, संक्षारण, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। आज इस चैप्टर में उसे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक, एक तो ये तीसरा चरण रह जाता है और एक संक्षारण संक्षारण टॉपिक रह जाता है। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, जो मैंने लिखा है उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कक्षा अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।